देरावर का किला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित एक दुर्ग है। इस किले का निर्माण भट्टी वंश जाति के हिंदू राजपूत राजा राय जज्जा भुट्टा ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में इनके भांजे देरावर भाटी ने इसे हस्तगत कर लिया था। इसकी ऊंचाई 30 मीटर तथा घेरा 1500 मीटर है। भारत के विभाजन के बाद इस किले को बहुत नुकसान हुआ। अरब आक्रमण से इस किले को बहुत नुकसान हुआ। कई मंदिर और महल तोड़ दिए गए, लेकिन आज भी यह किला चोलिस्तान के रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, अपनी पूरी राजपूती शानो शौकत के साथ वक्त के थपेड़ों को अपने अंदर समाये खड़ा है। जेम्स टॉड लिखते हैं कि बीजी राव एस 870-814 में भट्टी प्रमुख के रूप में सफल हुए थे। उसने अपने शासनकाल की शुरुआत अपने पुराने शत्रुओं बराहों के विरुद्ध टीकादौर के साथ की, जिन्हें पराजित किया गया और लूटा गया। सन 892 में बूटा रानी से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसे देवराज कहा जाता था। बरहा और लंगाहा एक बार फिर भट्टी राजकुमार पर हमला करने के लिए एकजुट हुए, लेकिन वे हार गए और भाग गए। यह देखते हुए कि वे खुले युद्ध में सफल नहीं हो सकते, उन्होंने विश्वासघात का सहारा लिया। इस लंबे झगड़े को समाप्त करने के बहाने युवा देवराज को बरहा प्रमुख की बेटी से शादी करने के लिए आमंत्रित किया। भट्टियों ने भाग लिया। जब बीजी राय और उनके 800 रिश्तेदारों और कबीले की हत्या कर दी गई, देवराज पुरोहित, ऐसा माना जाता है, कि घर भाग गया, जहां उसका पीछा किया गया। भागने की कोई उम्मीद न होने पर ब्राह्मण ने युवा राजकुमार के गले में ब्राह्मणवादी धागा डाल दिया और अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उनकी खोज के उद्देश्य के बारे में उन्हें धोखा दिया गया था, वह उसी में से उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। व्यंजन तनोट में निवेश किया गया और उसे ले लिया गया और उसमें मौजूद लगभग हर आत्मा को तलवार से मार दिया गया, जिससे कि भट्टी का नाम कुछ समय के लिए विलुप्त हो गया। देवराज बहुत समय तक बराहों के क्षेत्र में छिपा रहा, लेकिन आखिरकार वह अपने ननिहाल बूटा पहुँचे, जहां उन्हें अपनी मां से मिलने की खुशी हुई, जो तनोट में नरसंहार से बच गई थीं। वह अपने बेटे का चेहरा देखकर बहुत खुश हुई और उसके सिर पर नमक लहराया, फिर उसे पानी में फेंकते हुए कहा, इस तरह तुम्हारे दुश्मन पिघल जाएंगे। जल्द ही निर्भरता के जीवन से थककर देवराज ने एक गांव की मांग की, जिसका वादा किया गया था, लेकिन बूटा प्रमुख के रिश्तेदारों ने उसे चिंतित कर दिया और उसने इसे याद किया और अपने अनुदान को उतनी ही भूमि तक सीमित कर दिया, जितना वह एक भैंस की खाल से काटे गए पेटियों द्वारा घेर सकता था, और यह भी रेगिस्तान की गहराई में। इस सुविधा के लिए वह वास्तुकार के आभारी थे, जिन्होंने भटनेर के महल का निर्माण किया था। भट्टी प्रमुख द्वारा किले बनाने के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए किया गया यह धोखा भारत के अन्य हिस्सों और अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में अज्ञात नहीं है। भटनेर का नाम खाल के विभाजन भटना के कारण पड़ा है। देवराज ने तुरंत एक मजबूत जगह का निर्माण शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने अपने नाम पर देवगढ़ या देवरावल कहा। सोमवार को माह सुदी महीने की 5 तारीख को पुख निखित्र एस 909-853 ईस्वी। जेम्स टॉड लिखते हैं कि भट्टी प्रमुख देवराज के 2 बेटे थे, मूंड और चादू। अंतिम बरहा जनजाति की एक पत्नी से 5 बेटे थे, जिनके वंशज चाड़ा राजपूत कहे जाते थे। देवराज ने खड़ाल के क्षेत्र में, जिसमें देवरावल स्थित है, कई बड़ी झीलें खुदवाई। तनोट में एक को तनोसर कहा जाता है, अपने बाद दूसरा देवसर। जेम्स टॉड लिखते हैं कि जब भट्टी राव रनिंग देव के बेटे नागौर के राठौड़ राजकुमार के साथ अपने पिता के झगड़े का बदला लेने के लिए इस्लाम में परिवर्तित हो गए, तो उन्होंने पुगुल और मारोट की अपनी विरासत को जब्त कर लिया और उसके बाद अभोरिया भट्टियों और उनके वंशजों के साथ मिल गए। मोमुन मुसलमान भुट्टी कहा जाता है। इस घटना पर रावल केहर द्वितीय के तीसरे पुत्र कैलान ने जब्त की गई भूमि पर कब्जा कर लिया और बीकमपुर के अलावा देवरावुल को फिर से हासिल कर लिया, जिसे उनके प्राचीन शत्रु दहिया राजपूतों ने जीत लिया था। राव कैलान ने 9 महलों,
जिलों के प्रमुखों पर अपना अधिकार स्थापित किया था, जैसे असिनी कोट या अश्विनी कोटे, बीकुमपुर, मारोटे, पुगुल, देवरावुल, केरोर, बहावलपुर से 22 कोस या लगभग 40 मील, गुमान, बहुन, नादनो और मतैलोह, सिंधु पर। जेम्स टॉड लिखते हैं कि इस्लाम आक्रमणकारी के खिलाफ विशाल देव चौहान के नेतृत्व में इकट्ठे हुए योद्धाओं में डेरावर किले का शासक भी शामिल था। जब डेरावाल के भूमिया भट्टी के पास सम्मन पहुंचा तो सभी ने आज्ञा का पालन किया। चोलिस्तान रेगिस्तान। बहावलपुर के पूर्व में चोलिस्तान रेगिस्तान है, जो लगभग 15,000 किलोमीटर 2 के क्षेत्र को कवर करता है और भारत के थार रेगिस्तान तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र कभी हकरा नदी से सिंचित होता था, जिसे वैदिक काल में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। एक समय में इस क्षेत्र में 400 किले थे और देरावर किले के आसपास पुरातात्विक खोज बारहमासी जलकुंड वाला एकमात्र स्थान। यह दर्शाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। औसत वार्षिक वर्षा केवल 12 सेंटीमीटर है और जो थोड़ी सी खेती होती है वह ऊंटों द्वारा बनाए गए भूमिगत कुओं के कारण संभव होती है। पानी को रेतीले टीलों और डिन जल छिद्रों के बीच, जिन्हें टोबा कहा जाता है, जनजातियों द्वारा बनाए गए कुंडों में संग्रहित किया जाता है। लोग नस्लीय रूप से राजस्थान के लोगों के समान हैं, लंबे तीखे नैनंश वाले। वे बड़ी गोल मिट्टी और घास की झोपड़ियों में रहते हैं, जो आमतौर पर रेत की पहाड़ियों की चोटी पर बनी होती हैं। कुल मिलाकर वे देहाती और खानाबदोश हैं। मुख्य जनजातियां छाछर, मेहर, लार, परियार, चन्नार, चंदानी और बोहर हैं। यहाँ के किले 29 किलोमीटर के अंतराल पर बनाए गए थे, जो संभवतः ऊंट कारवां मार्गों के लिए रक्षक चौकियों के रूप में काम करते थे। इन किलों की 3 पंक्तियां थीं। किलों की पहली पंक्ति फुलरा से शुरू होकर लेरा में समाप्त होती थी, दूसरी रुखानपुर से इस्लामगढ़ तक और तीसरी बीकानेर से कापू तक। वे सभी अब खंडहर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उन्हें जिप्सम ब्लॉकों और मिट्टी की दोहरी दीवारों से बनाया गया था। उनमें से कुछ 1000 ईसा पूर्व के हैं और कई बार नष्ट किए गए और फिर से बनाए गए।